जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर और हरियाणा जीके की क्लास में। देखिए, कल मैंने क्लास ली थी, तो वैसे आज हमारी तीसरी क्लास है ये हरियाणा जीके की। शुरू वाले दिन मैंने आपको हरियाणा करंट अफेयर्स करवाई थी मई 2026 की। सेकंड मैंने जो क्लास ली थी उसके अंदर कुछ माइक प्रॉब्लम थी और अच्छे से पीपीटी बन भी नहीं पाई थी। तो आज ये समझ लेना, आप आज से हरियाणा जीके जो कंटिन्यू ज्वाइन करेगा, नंबर 100% आपके 25/25 रहेंगे। और मंथली करंट अफेयर जो ज्वाइन करेगा, तो एक स्कोरर सब्जेक्ट है हरियाणा जीके हमारी धाकड़ सीरीज। आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं हरियाणा के प्राचीन इतिहास से। हरियाणा के प्राचीन इतिहास से आज आप हमारी पहली क्लास है, इसकी मानना की पहली क्लास है। पिछली क्लास में हमने कुछ जो हांसी जिला बनाया, नया जिला, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो आज हरियाणा का प्राचीन इतिहास फिर मध्यकालीन इतिहास, यानी कि टॉपिक वाइज ये क्लास आपकी चलेगी। आज पहली क्लास ही आप इसको मान के चलना। जो हमारी धाकड़ सीरीज का जो टाइमिंग है, हरियाणा जीके की जो क्लास है वो डेली आपको सुबह 7 बजे देखने को मिलती है। बात करूं मैं जीके जीएस की, सुबह 11 बजे, साइंस की दोपहर को 2 बजे, मैथ्स की लाइव क्लास रहती है 9 बजे। आप प्लेलिस्ट चेक कर लें। कंप्लीट आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हरियाणा ग्रुप डी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका प्राइस 230 रुपीज रहेगा। कंप्लीट पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्लास अच्छी लगती है, क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम को और व्हाट्सएप को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, फॉलो कर लीजिए फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। बहुधान्य का अर्थ क्या है? देवों की भूमि, अनाजों की, कृषि की। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा अत्यधिक समृद्ध भूमि। देखिए, महाभारत काल से ही हरियाणा को एक भरपूर अनाज, यानी कि बहुधान्य, भरपूर अनाज, बहुधान्य का मतलब होता है भरपूर अनाज, और विशाल धन, विशाल धन जिसको आप बहुधना भी बोलते हैं। विशाल धन मतलब जहां पर बहुत सारा धन हो, बहुधना की भूमि के रूप में जाना जाता है महाभारत काल से ही हरियाणा को। एक व्यक्ति थे प्राणनाथ चोपड़ा। प्राणनाथ चोपड़ा के अनुसार हरियाणा का जो नाम है वो अभी अभिरायाणा, अभिरायाणा, अहिरयाणा, अहिरयाना, अहिरयाना, और एक नाम मेरे दोस्तों हिरयाना, हिरयाना। इनसे मिलकर हरियाणा का नाम पड़ा है अभिरयाणा, अहिरयाना, हिरयाना। किसके अनुसार? प्राणनाथ चोपड़ा के अनुसार। जो ये युद्ध हुआ था, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, ये कहां पर लड़ा गया था? ये कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था। 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था, इसलिए इसको 10 राजाओं के बीच में लड़ने के कारण 10 राज युद्ध भी बोलते हैं। लेकिन एक महाभारत था। क्यों लड़ा गया था? भगवान श्री कृष्ण जो है, उनके अपने गहन और जो छोटे छोटे विचार थे वो अर्जुन को सुनाए थे। महाभारत काल के दौरान ही कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा का गौरवशाली इतिहास रहा है। महाभारत की रचना अगर आपसे पूछी जाए किसके द्वारा की गई थी? वेद व्यास के द्वारा की गई थी। सरस्वती नदी के किनारे की गई थी, और कुरुक्षेत्र के अंदर की गई थी सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास के द्वारा। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी कहां पर दिया था? कुरुक्षेत्र के अंदर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी, पाणिनि की कौन सी पुस्तक है? अष्टाध्यायी, उसमें योद्धे गण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? योद्धे गण के लिए आयुधजीवी शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो हरियाणा है वो बहुत सारे गणराज्यों के अंदर विभाजित था, बहुत सारे गणराज्यों के अंदर विभाजित था। और इन्हीं गणराज्यों के अंदर एक गणराज्य था जिसका नाम था योद्धेगण। योद्धेगण, योद्धेगण की जो शब्द की उत्पत्ति है, योद्धे से क्या बना? योद्धा, योद्धा से हुई है, जिसकी जो हमें पुष्टि है योद्धेगण की, हरियाणा को जो है कि योद्धेगण हुआ करता था, इसकी पुष्टि कहां से हमें मिलती है? ये जूनागढ़ अभिलेख,
जो गुजरात के अंदर है, उसे इसी जानकारी हमें मिलती है। और इस गणराज्य के लिए जो पाणिनि जो ऋषि थे, उन्होंने अपनी जो पुस्तक अष्टाध्यायी है उसमें एक आयुध जीवी शब्द का प्रयोग किया है। किसके लिए? योद्धे गण के लिए। और जो ये गणराज्य था योद्धे गण, इसकी राजधानी कौन कौन सी थी? राजधानी इसकी जो राजधानी थी वो थी नौरंगाबाद। नौरंगाबाद कहाँ पर है? नौरंगाबाद हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन। और जो योद्धाओं की जो शक्ति थी उसका अंत किसने किया था? उसका अंत करने का श्रेय किसको जाता है? एक गुप्त शासक हैं जिनका नाम है समुद्रगुप्त। उनको जो है ये श्रेय जाता है योद्धे गण की शक्तियों को समाप्त करने का। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। टोहाना का नाम क्या नाम था? तोसाल्य। इस बात की जानकारी हमें निम्नलिखित में से किस पुस्तक से मिलती है? तो राइट ऑप्शन रहेगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि के द्वारा कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई? अगर आपसे पूछा जाए, संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। और इसके अंदर कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय इसके अंदर हैं। और इसी पुस्तक के अंदर हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। और टोहाना कहाँ पर पड़ता है? कौन से जिले के अंदर ये आता है? ये फतेहाबाद जिले के अंदर आता है। फतेहाबाद जिले का टोहाना का नाम तोसाल्य बताया गया है पाणिनि अष्टाध्यायी पुस्तक के अंदर। हरियाणा में टोहाना को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? नहरों का नगर। नहरों का नगर भी किसको कहा जाता है? टोहाना को कहा जाता है। टोहाना में एक प्राचीन किला है जहां पर 38 बार आक्रमण हुआ था, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। टोहाना के अंदर एक किला है। तो अष्टाध्यायी के अंदर टोहाना का नाम तोसाल्य था। नेक्स्ट, भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? गीता जो है एक पवित्र पुस्तक है और महाभारत नामक जो ग्रंथ है उससे ये ली गई है। और इसके अंदर जो कुल अध्याय हैं, गीता में कुल अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय हैं, जिनमें से जो 11वां अध्याय है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप के दर्शन के रूप में खुद को जो है प्रत्यक्ष किया था, खुद को सामने आए थे। और गीता में बहुत बार पूछा जाता है कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? गीता में कुल श्लोकों की संख्या 700 है। और कुरुक्षेत्र को गीता के कौन से श्लोक में धर्म अक्षेत्र कहा गया है? कुरुक्षेत्र को धर्म अक्षेत्र गीता के प्रथम श्लोक के अंदर कहा गया है, प्रथम श्लोक के अंदर। तो भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप यानी कि दिव्य विराजमान हुए थे भगवान श्री कृष्ण। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। टोटल कुल 18 अध्याय महाभारत के अंदर है। गीता के अंदर कुल श्लोक 700 हैं। गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ से पता चलता है कि गुरुग्राम का धनकोट गांव कुरुक्षेत्र का समकालीन रहा है? समकालीन का मतलब होता है यानी कि उस टाइम का, उस समय का। तो कौन से बौद्ध ग्रंथ के अंदर कहा गया है? मंजी मनिकाय। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले 2 मुख्य बौद्ध ग्रंथ हैं, एक है दिव्यावदान और एक है मंजी मनिकाय। मंजी मनिकाय बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध के द्वारा गुरुग्राम का जो धनकोट गांव है उनके एक शिष्य थे, उनके नाम पर एक उपदेश दिया गया था। धनकोट गांव कुरुक्षेत्र का समकालीन रहा है। हरियाणा में बौद्ध धर्म के 2 मुख्य केंद्र कौन से थे? एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, रोहतक और अग्रोहा। रोहतक और जो अग्रोहा है वो बौद्ध धर्म के 2 मुख्य केंद्र थे हरियाणा के अंदर। ठीक है, कौन से बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंदर हरियाणा के थानेसर का वर्णन, थानेश्वर में रहने वाले जो वैश्य लोगों का वर्णन किया गया है? भाई थानेसर के अंदर वैश्य लोग रहते थे। बौद्ध ग्रंथ मंजूम श्री मूल कल्प ये एक बौद्ध ग्रंथ है जिसके अंदर थानेश्वर में रहने वाले वैश्य लोगों का वर्णन किया गया है। महात्मा बुद्ध की हरियाणा की यात्राओं के बारे में जानकारी हमें कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है पंपच सुदनी।
पंपत सुदनी बौद्ध ग्रंथ से हमें गौतम जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है हरियाणा के वर्णन के बारे में पंपत सुदनी नामक ग्रंथ से। नेक्स्ट, महाभारत काल में गाय व घोड़ों की सबसे ज्यादा संख्या वाला अक्षेत्र कौन सा था? तो राइट ऑप्शन रहेगा रोहतक, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के रोहतक का वर्णन महाभारत काल के एक ग्रंथ है जिसका नाम है नकुल दिग्विजय। नकुल दिग्विजय पूछा जाता है कि कौन से ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ के अंदर मिलता है। और इसी ग्रंथ के अनुसार रोहतक में गाय और घोड़ों की जो संख्या है वो महाभारत काल में सबसे ज्यादा हुआ करती थी। भगवान जो कार्तिकेय थे उनकी पूजा करने वाले रोहतक के जो लोग थे उनके साथ नकुल को युद्ध का सामना करना पड़ा था। और जो नकुल है रोहतक को जीतकर पूरे जो पश्चिम हरियाणा है उसकी तरफ बढ़े थे। पेहवा, पेहवा कहाँ पर है? ये पेहवा कुरुक्षेत्र के अंदर यानी कि केकेआर, जहां से हमें पेहवा से हमें क्या मिला है? मिहिर भोज, पेहवा से मिहिर भोज और महेंद्र पाल, मिहिर भोज और महेंद्र पाल के अभिलेख मिले हैं। और उनके अनुसार प्राचीन समय में भारत में घोड़ों का व्यापार केंद्र हुआ करता था। व्यापार केंद्र भाई ज्यादा घोड़े कहाँ पर हुआ करते थे? रोहतक के अंदर। लेकिन प्राचीन समय में भारत में घोड़ों के व्यापार का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था? पेहवा था। वो किसके अनुसार था? मिहिर भोज और महेंद्र पाल के अभिलेखों के अनुसार। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के अग्रोहा के टीले का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? हरियाणा के अग्रोहा के उत्खनन का जो टीले का जो उत्खनन है वो श्री एच.एल. श्रीवास्तव के द्वारा किया गया था। जिसको अग्रोहा का जो टीला है उसको स्थानीय भाषा के अंदर थेर भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? थेर कहा जाता है। ठीक है। और अग्रवाल समुदाय के एक महान राजा थे जिनका नाम था महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन जो अग्रवाल समुदाय के एक महान राजा हुआ करते थे, उनकी राजधानी माना जाता है किसको? अग्रोहा को। और इस स्थल की जो खुदाई है, अग्रोहा के टीले की जो खुदाई है 1888-89 में रोजर्स के द्वारा की गई थी। रोजर्स के द्वारा। जबकि 1938-39 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो एएसआई है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसके द्वारा गहराई की गई थी। और उस टाइम पे एच.एल. श्रीवास्तव के द्वारा फिर से खुदाई की गई थी 1938-39 के अंदर। और 1978 से लेकर 84 में हरियाणा का जो पुरातात्विक जो संग्रहालय है उस विभाग के श्री पी.के. शरण, श्री पी.के. शरण और श्री जे.एस. खत्री, पी.के. शरण और जे.एस. खत्री के द्वारा इस स्थल की दोबारा से खुदाई करवाई गई थी 1978 से लेकर 84 में। ठीक है। यहां से हमें 14वीं शताब्दी ईस्वी की अग्रोहा से एक मजबूत बस्ती और निरंतर आवास का पता चला है। पक्की ईंटों से बने घर यहाँ पे हमें मिले हैं। बौद्ध स्तूप और एक हिंदू मंदिर के अवशेष यहाँ से हमें मिले हैं अग्रोहा के टीले से। नेक्स्ट है, किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा राज्य में अपना विजय अभियान शुरू किया था? वो थे सुदास। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो सम्राट भरत हुआ करते थे उनके समय में एक राजा हुए जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। और उस राजा का नाम था हस्ती। ये किसके टाइम में हुए हैं? सम्राट भरत के काल में एक राजा हुए हस्ती जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई। तो राजा सुदास जो हैं, कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद के अंदर दशराज युद्ध से राजा सुदास का हमें वर्णन मिलता है। राजा कुरु के नाम पर ही सरस्वती नदी के निकट का जो राज्य है वो कुरुक्षेत्र कहा गया उसको। ठीक है। और पुराणों के अनुसार कुरुक्षेत्र की सीमा कितने कोस बताई गई है? 48 कोस बताई गई है कुरुक्षेत्र की सीमा। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावली किस जिले के अंदर स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे? बनावली है फतेहाबाद के अंदर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बनावली एक हड़प्पा कालीन स्थल है
जो सरस्वती नदी की सहायक नदी, सरस्वती नदी की सहायक नदी रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ था। सरस्वती नदी की सहायक नदी रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ था। वर्तमान में जो गाँव है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के फतेहाबाद जिले के अंदर स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बनावली हड़प्पा कालीन स्थल की जो खुदाई है वो किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी? 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। देखिए मेन पॉइंट हैं, यही आपको याद करने हैं। रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा 1973-74 के अंदर की गई थी। और इसी से हमें क्या क्या मिले हैं, बहुत बार पूछा जाता आपसे, अध जले जो मिले हैं, यानी कि आधे जले हुए जो हमें बनावली से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। बैलगाड़ी के पहियों के निशान, बैलगाड़ी के पहियों के निशान भी हमें कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। मिट्टी से बना हुआ हल की आकृति, मिट्टी से बना हल की जो आकृति है वो भी हमें बनावली से मिला है। अधजले जो जुते हुए खेत, बैलगाड़ी के पहियों के निशान, मिट्टी से बना हल, ये सब फतेहाबाद से मिला है। सरस्वती नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। अभी वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे फतेहाबाद जिले के अंदर है। 1973-74 के अंदर इसकी जो खुदाई है रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा करवाई गई थी। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई हैं? हरियाणा में यक्ष यक्षिणों की मूर्तियां हमें पलवल से प्राप्त हुई हैं, भादस से। भादस यानी कि कहाँ पर है? ये मेवात के अंदर है भादस। हथिन यानी कि पलवल से, लेकिन करनाल, हथिन कहाँ पर है? पलवल के अंदर, लेकिन करनाल से इनकी मूर्तियां प्राप्त नहीं होती। ठीक है। और इन्हीं मूर्तियों को हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्तियां माना गया है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्तियां किसको माना गया? यक्ष यक्षिणों की मूर्तियों को माना गया। और इसका रंग कैसा है? इनका रंग जो है वो लाल रंग है। चौपड़ की बिसात के नमूने की सड़कें हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित स्थल से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं? वो है मित्ताथल। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मित्ताथल कहाँ पर है? एक हड़प्पा कालीन स्थल है। मित्ताथल हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर स्थित है। मित्ताथल के ऊपर दो टीले हैं। एक पूर्व दिशा के अंदर एक बहुत ऊंचा टीला है, और एक पश्चिम दिशा के अंदर भी एक निचला टीला, आप निमन टीला पश्चिम दिशा के अंदर बोल सकते हैं। और यहीं से हमें गुप्त सिक्के, गुप्त काल के सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुप्त काल के सिक्कों का संग्रह भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? मित्ताथल भिवानी से प्राप्त हुआ है। पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा 1968 में इस स्थल का उत्खनन प्रारंभ हुआ। और मित्ताथल से हमें घर बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था उस टाइम पे। इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। मित्ताथल से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं और कालीबंगा राजस्थान से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, दोनों ईंटें समान हैं। ठीक है। बनावली मैंने आपको बता दिया, बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखी गढ़ी पहले आपका हिसार के अंदर आता था, अभी ये हांसी जिले के अंदर आ गया, हांसी जिला बनने के बाद में। ठीक है। 10 दवती नदियों के सरस्वती और जो दृश्यवती नदी है उनके क्षेत्र में स्थित है। और हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो है राखी गढ़ी यानी कि हांसी। दक्षखेड़ा, दक्षखेड़ा कहाँ पर है? फरमाना। और फरमाना कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। रोहतक में भी फरमाना कौन सी तहसील में आता है? महम तहसील में आता है। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का दूसरे बड़ा सबसे स्थल कौन सा है? दक्षखेड़ा। इसकी जो खुदाई है वो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर वसंत सिंधे। डॉक्टर वसंत सिंधे, याद रखना है, डॉक्टर वसंत सिंधे और विवेक दांगी। डॉक्टर वसंत सिंधे और विवेक दांगी के द्वारा दक्षखेड़ा की खुदाई की गई थी। विचित्र पशु की आकृति हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है? राइट ऑप्शन रहेगा बनावली। बनावली मैंने आपको बताया सरस्वती नदी की रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ था। वर्तमान में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 1973-74 में इसकी जो खुदाई है वो रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी।
ठीक है। आध जले जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं, मिट्टी से बना हुआ हल की आकृति यहाँ से मिली है, ठीक है। और बालू भी कहाँ पर है? बालू हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है। बालू कहाँ पर है? हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है, जिसकी जो खुदाई है 1977 के अंदर डॉक्टर सुरजभान और एक अमेरिकी पुरातत्ववेत्ता थे जिनका नाम था डॉक्टर जिम जे सेफर, उनके द्वारा जो है इसकी खुदाई करवाई गई थी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तीसरी और चौथी शताब्दी के दो अभिलेख हरियाणा के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? वो हमें प्राप्त हुए हैं तोशाम से। तोशाम कहाँ पर है? भिवानी जिले के अंदर है। तोशाम से हमें ये प्राप्त हुए भिवानी जिले के अंदर। पेवा से 9वीं शताब्दी से लेकर 9वीं सदी के दो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। पेवा से घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था प्राचीन काल में। खरोष्टी लिपि के अंदर लिखा गया अभिलेख करनाल से प्राप्त हुआ है। एग्जाम के अंदर पूछा गया बहुत बार, खरोष्टी लिपि से लिखा हुआ जो अभिलेख है हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुआ है? करनाल से प्राप्त हुआ है। हांसी से पृथ्वीराज के समय का अभिलेख प्राप्त हुआ है। हांसी अभी हरियाणा का 23वां जिला बन चुका है 25 दिसंबर 2025 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक के माध्यम से हरियाणा के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है? हरियाणा के इतिहास के बारे में अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, हर्षश्रित बाणभट्ट, राज तरंगिणी कलहण के द्वारा, सभी से सभी हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। पाणिनि के द्वारा, हर्षश्रित बाणभट्ट के द्वारा, जिसके अंदर उन्होंने हर्षवर्धन काल का वर्णन किया है जब वो हरियाणा के अंदर आए थे। राज तरंगिणी कलहण के द्वारा, इन सभी से हमें हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए जो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है पाणिनि के द्वारा जो लिखी गई है, हमें हरियाणा के बहुत सारे प्राचीन क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे इसी पुस्तक के अंदर पानीपत का जो नाम है वो पांडवप्रस्थ, पानीपत का नाम क्या कहा गया? पानीपत को पांडवप्रस्थ कहा गया है। इसी में सोनीपत को क्या नाम दिया गया है? सोनीपत को सोनप्रस्थ कहा गया है। अष्टाध्यायी की सब पाणिनि के अंदर ये बातें कही गई हैं। और पेहवा को किस नाम से जाना गया? पेहवा को पृथुदक कहा गया है। सफिदों को क्या कहा गया? सफिदों को सर्पदमन कहा गया है, सर्पदमन, ठीक है। कैथल को किस नाम से जाना गया है? कैथल को कपिस्थल यानी कि वानरों की भूमि कपिस्थल के नाम से जाना गया है। हिसार को इशुकार कहा जाता था, हिसार को इशुकार। फतेहाबाद को इकदार और सिरसा को सरिस्कम। सिरसा को क्या कहा जाता था? सरिस्कम। ये सब किसके अंदर? पाणिनि के अंदर। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसके अंदर ये कहा गया है। बाकी बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई और जिसके अंदर हरियाणा की जो राजधानी है वो कौन सी बताई गई है? वो थानेसर बताई गई है, थानेसर, ठीक है। कलहण के द्वारा कश्मीर के कवि हुए हैं कलहण, उनके द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई है। हरियाणा के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता का प्रमाण किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? वो राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है। राखी गढ़ी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है। प्राचीन समय में घग्गर हकरा नदी के किनारे स्थित था। घग्गर हकरा कौन सी नदी के किनारे स्थित था? राखी गढ़ी घग्गर हकरा नदी के अभी कौन से जिले के अंदर आता है? ये हांसी जिले के अंदर, पहले हिसार के अंदर आता था। सबसे पहले इसकी जो सफल खुदाई का जो श्रेय है वो 1997 से 99 में किसको दिया जाता है? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त को जाता है। सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सूरजभान के द्वारा सबसे पहले, ठीक है। खुदाई के दौरान यहाँ से बड़ी बड़ी संख्या के अंदर मृत भांड मिले हैं, कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं। 4500 साल पहले पुरानी सभ्यता का प्रमाण हमें यहाँ से मिला है।
सोने के फैक्ट्री के प्रमाण मिले हैं। प्रेमी जोड़े का कंकाल, ये अब की बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, प्रेमी जोड़े का कंकाल। प्रेमी जोड़े का कंकाल भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? राखीगढ़ी हांसी से प्राप्त हुआ है। ठीक है। हरियाणा का दूसरे सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा? मैंने आपको बताया था दक्षखेड़ा, जो फरमाना के अंदर आता है, महम तहसील रोहतक जिले के अंदर आता है। ठीक है। बनावली फतेहाबाद के अंदर आता है और मिठाथल भिवानी के अंदर आता है। नेक्स्ट, 1398 ईस्वी में शासक तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर हमला किया था? फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो तैमूर लंग था वो अफगानिस्तान के समरकंद से संबंध रखता था। अफगानिस्तान के समरकंद नामक स्थान से संबंध रखता था। तैमूर लंग जब 1398 में भारत या हरियाणा पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का जो शासक था, उस समय दिल्ली के शासक नसीरुद्दीन अहमद तुगलक थे। अहमद तुगलक, जब इन्होंने भारत या हरियाणा के ऊपर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी के अंदर। ठीक है। तैमूर लंग सबसे पहले पंजाब का जो समाना क्षेत्र है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, टोहाना, कैथल, ये सब असंध होते हुए यहाँ पर पहुंचा था। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी, तुर्की भाषा के अंदर लिखी थी। और तैमूर लंग का जो मुख्य उद्देश्य था वो था धन लूटना, अपने धर्म का प्रचार करना। ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई है? बहुधान्यक प्रदेश कहा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्राचीन समय में हरियाणा 4 बड़े गणराज्यों के अंदर विभाजित था, जिनमें सबसे मुख्य जो गणराज्य था मैंने आपको बताया था योद्धे गणराज्य था। योद्धे गणराज्य का नाम योद्धा के कारण पड़ा है। और इस गणराज्य में हरियाणा को क्या कहा गया? बहुधान्यक कहा गया। बहुधान्यक का अर्थ क्या होता है? बहुत सारा अनाज। बहुधान्यक का अर्थ होता है बहुत सारा अनाज। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा में योद्धे यानी कि युधिष्ठिर के जो पुत्र हैं, योद्धे गण के अस्तित्व में आ गया हरियाणा। और योद्धे और जो कुणिंद थे उन्होंने मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। योद्धे कालीन जो सांचे हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है, खोखरा कोट। और खोखरा कोट कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है, जहां से हमें योद्धे कालीन सांचे मिले हैं। ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या कहा गया है? रज हरियाणे। हरियाणा का नाम क्या कहा गया है? रज हरियाणे कहा गया है। एक पूछा जाता है मनुस्मृति, मनुस्मृति में हरियाणा का नाम क्या कहा गया है? बर्मावर्त कहा गया, बर्मावर्त। महापुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है? किस नाम से जाना गया है? हरियाणु के नाम से जाना गया है, हरियाणु। ठीक है। हरियाणा के नाम से जाना गया है। बहुत सारा अनाज बहुधान्य का अर्थ होता है। खोखराकोट रोहतक से योद्धा काल के सांचे हमें मिले हैं। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है। मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त, महापुराण में हरियाणु कहा गया है। ये हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध है सफीदों से। ठीक है। इसी जगह जो राजा जन्मेजय थे उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला, एक नाग था जिनका नाम था तक्षक नाग। ठीक है। उनके काटने से उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उनसे बदला लेने के लिए, तक्षक नाग से बदला लेने के लिए राजा जन्मेजय ने उनका खात्मा करने के लिए एक महान यज्ञ करवाया था सफीदों के अंदर। ठीक है। और जो राजा जन्मेजय थे उनके जो पिता का नाम था वो परीक्षित था। उनके पिता का नाम क्या था? परीक्षित था। जिनकी पहली राजधानी जो हुई थी वो हस्तिनापुर थी, हस्तिनापुर। बाद में दूसरी राजधानी उन्होंने असंध करनाल को बनाया था, असंध करनाल को। ठीक है। प्रेक्षित जो राजा थे, राजा जन्मेजय के पिता ने। ठीक है। प्रेक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। प्रेक्षित कौन थे? अभिमन्यु के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र थे, यानी कि आप बोल सकते हो अर्जुन के पोते थे, अर्जुन के पुत्र थे। कौन? प्रेक्षित। और प्रेक्षित कौन थे? राजा जन्मेजय के पिता थे। ठीक है। और इन्हीं के समय में, प्रेक्षित के समय में ही कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। सफीदों का पुराना नाम किस किस नाम से जाना जाता है? सर्पदमन के नाम से जाना जाता है, सर्पदमन। झज्जर का पुराना नाम क्या था? छज्जू नगर। झज्जर का पुराना नाम छज्जू नगर। जींद का पुराना नाम क्या था?
जरजीद लिखा है, जींद लिख देना यहाँ पे, ठीक है। जींद का पुराना नाम जयंतपुरी, जयंतपुरी, ठीक है। जगाधरी का पुराना नाम क्या था? युगंधर, युगंधर। ये इनके प्राचीन नाम थे। झज्जर का छज्जू नगर, सफेदों का सर्पदमन, जींद का जयंतपुरी, जगाधरी का युगंधर। नेक्स्ट, अलब रूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का नामो उल्लेख हुआ है? राइट ऑप्शन रहेगा ब्रह्म सरोवर। अलब रूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ था। फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो भारत के ऊपर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उसके दौरान ये भारत के अंदर आया था। महमूद गजनवी के भारत के आक्रमण के दौरान ये भारत में आया था और पहला मुस्लिम लेखक था जिन्होंने भारत की संस्कृति और भारत की जो परंपरा है उसका अध्ययन शुरू किया था। उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक ए हिंद भी लिखी थी और इस पुस्तक को किताब उल हिंद के नाम से जाना जाता है। जो तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद को किस नाम से जाना जाता है? किताब उल हिंद के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने भारत के धर्म, भारत के दर्शन और भारत के बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। सबसे पहले ब्रह्म सरोवर है कहाँ पर? ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और कैथल का नाम कवितल बताया गया है इसी पुस्तक के अंदर, तहकीक हिंद पुस्तक के अंदर कैथल का नाम क्या बताया गया है? कवितल बनाया गया, कवितल बताया गया है। करनाल झील, करनाल झील जिसको आप कर्ण झील भी बोल देते हैं, कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल के अंदर है, जिसको आप चक्रवर्ती झील भी बोलते हैं। कर्ण झील को चक्रवर्ती झील भी कहा जाता है, जिसके किनारे खड़े होकर राजा कर्ण ने गरीबों को सोना और चांदी दान करने का काम किया था। हथनी कुंड बैराज जिसे मछुआरों का स्वर्ग द्वार कहा जाता है, मछुआरों का स्वर्ग द्वार, मछुआरों का स्वर्ग द्वार किसको कहा जाता है? हथनी कुंड को, ठीक है। हथनी कुंड कहाँ पर है? यमुना नगर के अंदर है, यमुना नगर के अंदर है हथनी कुंड। हथनी कुंड एक बैराज है जो 1966 से लेकर 1996 से लेकर 1999 में बनाया गया एक बैराज है यमुना नगर के अंदर, ठीक है। स्निहित झील, स्निहित सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र। स्निहित झील या स्निहित सरोवर को किसका निवास स्थान माना जाता है? भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का निवास स्थान भी कहा जाता है, भगवान विष्णु का निवास स्थान। और ऐसा माना जाता है कि इस झील में स्नान करने से जो दुखी और भटकती आत्माएं हैं उनको क्या मिलती है? शांति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर के पास थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? राइट ऑप्शन रहेगा पुष्यभूति। राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? पुष्यभूति, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बहुत अच्छी जानकारी है। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर के अंदर भगवान शिव को समर्पित, किसको समर्पित है ये थानेश्वर महादेव मंदिर? भगवान शिव को समर्पित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि थानेश्वर महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। थानेश्वर मंदिर का निर्माण वर्धन वंश, वर्धन वंश से संबंध रखते थे पुष्यभूति, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1014 ईस्वी के अंदर, 1014 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी, महमूद गजनी जो है भारत के ऊपर आक्रमण करके इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया था और बाद में फिर इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? एक मराठा शासक थे, एक मराठा सदाशिव, मराठा सदाशिव भाऊ, मराठा सदाशिव राव भाऊ के द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। वर्धन वंश को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुष्यभूति वंश के नाम से भी वर्धन वंश को जाना जाता है, ठीक है। और इस वंश का जो उदय है वो हरियाणा के थानेश्वर के अंदर हुआ था। बाण भट्ट के अनुसार इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति जो है कौन से धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था, शैव मत या शैव धर्म का अनुयायी था,
ठीक है। तो हर्षचरित, कादम्बरी, बाण भट्ट, चंडी शतक, ये सब बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई हैं, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाण भट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और हर्षवर्धन से पहले इस साम्राज्य की राजधानी थानेश्वर थी। बाद में इसे कन्नौज स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। महाभारत काल में हरियाणा में कौन से युग की शुरुआत हुई थी? ताम्र युग की, कृषि युग की, लौह युग की या धातु युग की? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए 20 क्वेश्चन करवाए, लेकिन इतने अच्छे तरीके से आपको करवाए हैं कि एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, एक एक एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट। होमवर्क के रूप में आपको इसका आंसर देना है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और क्लास का टाइम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। टाइम से क्लास को ज्वाइन करते रहो। ये क्लास का टाइमिंग है सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, फिर उसके बाद में आपको जीके जीएस की क्लास देखने को मिलेगी सुबह 11 बजे, दोपहर को 2 बजे साइंस की, और डेली रात को 9 बजे मैथ की लाइव क्लास। कंप्लीट पीडीएफ के लिए पीवाईक्यू की आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।